नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ यह कहानी किसी एक तारीख की नहीं है। यह कहानी परेड, भाषण या त्योहारों तक सीमित नहीं है। यह कहानी उस भारत की है जिसे कभी दुनिया सोने की चिड़िया कहा करती थी और फिर उसी भारत को योजनाबद्ध तरीके से गुलाम बना दिया गया। यह कहानी व्यापार के बहाने आए लोगों की है जिन्होंने धीरे धीरे सत्ता, व्यवस्था और फिर सोच सब पर कब्जा कर लिया। और यह कहानी उन भारतीयों की भी है जिन्होंने डर, भूख और दमन के बावजूद गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। इस वीडियो में आप सुनेंगे भारत की असली कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक। कैसे भारत गुलाम बना, कैसे हमें लूटा गया और कैसे विद्रोह हुए और अंत में कैसे भारत ने अपनी आजादी और अपना संविधान हासिल किया। यह केवल इतिहास नहीं है, यह आईना है जिसमें हमें अपनी सोच, अपनी व्यवस्था और अपनी जिम्मेदारी को देखना होगा। वो साल था 1600। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर साइन किया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया गया। 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, लेकिन जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो इन व्यापारियों के अंदर का असली लालच जाग उठा। अंग्रेजों ने भारत को कैसे लूटा, मशहूर अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी ने इसे ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के जरिए बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो चलिए हम भी थोड़ा इसके बारे में समझते हैं, इस थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले अंग्रेज यहाँ से कच्चा माल औने पौने दामों में ले जाते और इसकी मदद से ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में कपड़े हमें महंगे दामों पर बेचते। किसानों पर नील, जिसको हम इंडिगो कहते हैं, उगाने का दबाव डाला गया जिससे जमीन बंजर हो गई और बंगाल जैसे इलाकों में भीषण अकाल पड़ गया जहां लाखों लोग भूख से मारे गए। और इसके बाद आता है वो दौर जब उन्होंने हमारे पैरों में गुलामी की पहली जंजीर डाली। 1757 प्लासी का युद्ध या वो मोड़ था जहां से गुलामी की शुरुआत हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को रिश्वत दी और नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। भारत की सत्ता अब व्यापारियों के हाथ में थी और फिर इसके बाद हम पर ऐसा वार हुआ जिसने भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव लगभग पक्की कर दी। 1764 बक्सर का युद्ध, इस जीत के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिल गए, यानी अब वो भारतीयों से टैक्स वसूलते थे। सोचिए, हमारा ही पैसा हमें गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और फिर लगभग 100 सालों के बाद वो समय आ ही गया जिसका हर भारतीयों का बेसब्री से इंतजार था। 1857 की क्रांति, भारत के सब्र का बांध टूट गया। मंगल पांडे की एक गोली ने पूरे देश में विद्रोह की आग लगा दी। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और बहादुर शाह जफर ने मिलकर अंग्रेजों को चुनौती दी। हालांकि हम युद्ध तो हार गए क्योंकि हमारे पास एकता की कमी थी, लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को इतना डरा दिया कि शासन कंपनी के हाथों से निकालकर सीधे ब्रिटिश क्राउन महारानी के पास चला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर ले ली गई और वायसराय के पद की शुरुआत भी यहीं से हुई। और फिर यहीं से भारतीय राजनीति में एक नए युग का उदय हुआ। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। उन्होंने हथियार उठाए बिना अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बना लिया। लेकिन इन सब के बीच फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने हर हिंदुस्तानी के अंदर स्वतंत्रता की ज्वाला भड़का दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जनरल डायर की उस क्रूरता ने देश को झकझोर कर रख दिया। मासूमों के खून ने आजादी की लहर को और तेज कर दिया। फिर वो चाहे असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर दिखाया कि अगर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया तो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल सकती है। लेकिन दोस्तों, आजादी अहिंसा से नहीं आई। आजादी के इस लड़ाई में मां भारती के कुछ ऐसे वीर भी रहे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने खून से इस धरती को सींचने का काम किया, जिनके बिना हम आजादी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, एक तरफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजों के मन में खौफ पैदा किया, तो वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज खड़ी करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों को घेरने का काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और 1946 के नौसेना विद्रोह ने अंग्रेजों को बता दिया कि अब उनका बुरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है। इसी दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। इंग्लैंड युद्ध में पूरी तरह कमजोर हो चुका था। पैसा, सेना और संसाधन सब खत्म हो चुके थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर उन्होंने सत्ता हस्तांतरित नहीं की तो भारत में हालात बेकाबू हो सकते हैं। 1946 ब्रिटिश सरकार ने
कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसका उद्देश्य था भारत को आजादी देना, लेकिन शर्त ये थे कि भारत को एकजुट रखना है। कांग्रेस चाहती थी एक भारत, मुस्लिम लीग चाहती थी एक अलग पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन असफल रहा। इसके बाद देश में डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ, जिससे भयानक सांप्रदायिक दंगे फैल गए। बंगाल में कत्ले-आम शुरू हुआ, हजारों बेगुनाह मारे गए और वो दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा गया। हिंसा ने अंग्रेजों को बहाना दे दिया, भारत को एक साथ आजादी देना खतरनाक है। अंत में अंग्रेजों ने माउंटबेटन योजना पेश की, जल्दबाजी में सीमाएं खींची गई, रेड क्लिफ लाइन बनाई गई, लोगों को पता ही नहीं कि वो किस देश में रहेंगे। नतीजा लगभग 1.5 करोड़ लोग विस्थापित हुए। इतिहास का सबसे बड़ा मानव पलायन ये था। क्या केवल धार्मिक विभाजन नहीं था, या राजनीति असफलता और उपनिवेशिक साजिश थी? और फाइनली वो दिन आ गया जिसका इंतजार हर भारतीय को था, जिसके लिए हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी। जी 15 अगस्त 1947 हमारा देश अंग्रेजी बेड़ियों से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। पूरे भारत में मिठाइयां बांटी जाने लगी, लोग ऐसे खुशियां मना रहे थे मानो उन्हें नया जीवन मिल गया हो। लेकिन जहां एक तरफ आजादी की खुशी मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर देश टूटने का गम भी था। देश लगभग टूट चुका था। सरदार पटेल ने 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर सभी बड़ी चुनौतियां थीं। देश ने तय किया कि राजा नहीं, तानाशाही नहीं, बल्कि लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाया, जिसके चलते आज हम एक स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात तो ये है, आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल दिल को चीर देता है। क्या यही वो भारत है जिसकी कल्पना के लिए वीरों ने अपनी जान दी थी, अपने प्राण गंवाए थे? क्या भगत सिंह ने इसीलिए फांसी का फंदा चूमा था कि हम एक दूसरे को धर्म की राजनीति में बांटते रहेंगे? क्या अंबेडकर ने संविधान इसीलिए लिखा था कि न्याय और समानता केवल किताबों तक सीमित रह जाएगी? हमने आजादी तो पा ली, हमने आजादी पाई डर से, आजादी पाई भूख से, आजादी पाई अन्याय से, लेकिन आज लगता है कि गुलामी का रूप बदल गया है। आज जंजीरें लोहे की नहीं है, जंजीरें सोच की हैं। आज सवाल पूछना गुनाह बनता जा रहा है और चुप रहना समझदारी। याद रखिए, ये देश भीख में नहीं मिला था, यह देश लहू से सींचा गया था। और अगर हमने इसे समझने की गलती की तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अगला जो अध्याय है वो हम लिख रहे हैं। आपकी क्या सोच है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।